सितंबर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कोविड का केस, कोरोना केस धीरे धीरे घट रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में, यूपी में खुल गया है, यहाँ पे भी ओपन हो गया है। तो तुम्हारे कॉलेजेस उम्मीद है, क्योंकि तुम तो 11th-12th में हो ना, बच्चों की क्लासेस को थोड़ा देर से करेंगे और तुम्हारी क्लासेस तो जल्दी हो जाएगी, तो ओपन हो जाए मोस्ट प्रोबेबली, ये चांस है। बहुत सारे बच्चे का सर नोट्स, तो नोट्स कुछ भी नहीं बना, आपके पास एनसीईआरटी का जो बुक है वही बच्चा आपका नोट्स, आपको क्वेश्चंस के बना। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है मेरे में से? शायद यहाँ बाहर थोड़ा इशू हो सकता है, या उधर भी थोड़ा इशू हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है। मुझे यार सर तो कुछ नहीं करना है, अभी आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा और क्वेश्चंस को बनाइएगा। जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर 8 सेल वाला चैप्टर थोड़ा आसान है ना, तो ये थोड़ा पढ़ करके आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, एक पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, डॉक्टर से क्वेश्चंस बनाइए ना, तो कुछ थोड़ा पढ़ सकते, क्योंकि आसान चैप्टर है, बेसिक, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है ना एक्स्ट्रा पढ़ने की, बस एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चंस किया। हेलो सर, हाँ मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। जो डेन कुछ है ना, जो वो उसको डेड कह सकते हो और नॉन लिविंग कह सकते अगर वुड से हम कुछ चीज बनाते हैं, सपोज चेयर वगैरह, तो उसको हम डेड कहेंगे और नॉन लिविंग कहेंगे। उसे ड्राइवर का फोन कर रहे हैं दीवार आप सेल से ही बना हुआ, मरा हुआ है, डेड कहते, उसे डेड कहेंगे हम सर। वुड से बनाने पर, वुड, हाँ हाँ वुड से बनाने पे नॉन कहेंगे, उसे डेड कहते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेम चीज है, कोई इश्यू नहीं। चलो ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में बच्चा बहुत बेसिक सा पार्ट स्टार्ट किया था, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आज हम लोग उसके डिस्कवरी पे बात करना है, जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ा भी है, बहुत आसान सा है। तो आप सभी को मालूम है कि सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था, तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप सभी को मालूम है बच्चे लोग, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, अभी तुम लोग पूछना नहीं, बाकी बच्चे को मेरी आवाज आएगी। हाँ देखिए सभी ने, बस आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा वहां पर डेट मेंशन नहीं है, डेट आप नोट कर लीजिएगा। आपका एनसीईआरटी ही अगले 2 साल तक आपका नोट्स है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी एक्स्ट्रा चीज होगा जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, मैं बोलूंगा, आप उसमें बस एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए, साइड में ये एक पेज लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट कीजिए और उस पर पिन अप कर दीजिए, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार 1665 में सेल को देखा था। कहां से देखा? अपना माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, बहुत पुराना, कब की बात है, आज से 400 साल पहले की बातें हैं। कहां से देखा? बार्क ऑफ ट्री। यहां पे एक समझने वाली बात है, कभी आप पढ़िएगा तो बार्क ऑफ ट्री लिखेगा, कभी पढ़िएगा तो कॉर्क लिखेगा ना, तो बार्क और कॉर्क लगभग सेम चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या होता है? पेड़ का छाल, जो भी पेड़ देखते हैं, ट्री देखते हैं, जो बाहर का कवरिंग होता है ब्राउन कलर का, जो टूट करके गिरते रहता है अपने आप, उसी को हम लोग बार्क या कॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली में जो देखा था वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता था, वो एक्चुअली में डेड सेल था, मरा हुआ था, और अंदर में केवल हॉलो कंपार्टमेंट, केवल ऐसा कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखता था, इस तरह का बस स्ट्रक्चर उन्हें दिखता था। तो एक्चुअली में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कुछ नहीं थे, केवल बच्चा वो सेल वॉल था, केवल हॉलो, हॉलो मैंने तो खोखला, खोखला स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने इसका नाम दिया कि ये हनीकॉम्ब लाइक दिखता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ता आपने देखा होगा जिसमें हनी भी रहता है, उसी के तरह हॉलो, खाली खोखला स्ट्रक्चर दिखता था ना। तो उन्होंने एक नाम दिया,
वहीं से नाम उन्होंने दिया बच्चा सेल। सेल जो नाम आप पढ़ते हैं यहीं से आता है। उन्होंने इस हॉलो कंपार्टमेंट को एक्चुअली में केवल सेल वॉल था, अंदर में तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने एक बुक लिखा जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये आप अलग से मेंशन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, जिसका नाम था बच्चा माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ये बुक का नाम है, याद रखिएगा। फिर से मैं बोल देता हूं, डू नॉट कंफ्यूज विद बार्क और कॉर्क। कभी आप पढ़िएगा तो कॉर्क वर्ड यूज कर देंगे, कभी बार्क यूज कर देंगे, पेड़ के छाल को कहते हैं। ये डेड पार्ट होता है, हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना। तो सिंपल उन्होंने शैंपेन का जो बॉटल होता है ना, शैंपेन जब आप देखते हो विक्ट्री के बाद, जीत के बाद में शैंपेन का बॉटल खोला जाता है तो उसमें कोई ढक्कन होता है, हाँ वो वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। एक्चुअली में उसी पार्ट से उन्होंने देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो क्लियर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट ही तो थे, तो रियल में वो ऐसा दिखता था। ठीक है, और उन्होंने सेल टर्म को कॉइन किया। टर्म सेल रॉबर्ट हुक को ही क्रेडिट जाएगा। याद रखिएगा जो सेल था वो डेड था, लिविंग सेल इन्होंने नहीं देखा था। डेट याद रखिएगा 1665। आपके एनसीईआरटी में ईयर मेंशन नहीं है, हाँ केवल नाम मेंशन है। ठीक, तो सबसे पहली बार लिविंग सेल किसने देखा, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये थे बच्चे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, कब देखा, 9 साल के बाद, यानी 1674 में। 1665 उनका था, 9 ईयर के बाद 1674 में देखा। उन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, डर्टी पॉन्ड वाटर, जो गंदा पानी होता है पॉन्ड का, उनसे देखा कुछ सेल को। मेनली उन्होंने प्रोटोजोअन्स को देखा था। प्रोटोजोअन्स कहने का मतलब अमीबा, पैरामीशियम। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, जोन्स मींस एनिमल्स। एक्चुअली में वो प्रोटोजोन्स अमीबा पैरामीशियम को देखा था डर्टी पॉन्ड वाटर में, और उन्होंने उसका नाम दिया था एनिमल क्यूले। उन्होंने इसका नाम दिया था एनिमल क्यूले। तो उन्होंने केवल और केवल प्रोटोजोन्स को नहीं, उन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा था। याद रखिएगा, उन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा था, उन्होंने गैमेट्स को भी देखा था, स्पर्म सेल को भी देखा था, गैमेट्स को भी देखा था। प्रोटोजोन्स गिवन है, प्रोटोजोन्स को भी देखा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूले। अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। फर्स्ट सेल किसने देखा, अगर सेल वर्ड केवल यूज किया ना, डेड लिविंग नहीं है, तो आप रॉबर्ट हुक ही कहिएगा। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट डेड सेल किसने देखा, रॉबर्ट हुक ही कहिएगा। सेल वॉल पहली बार किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था हॉलो कंपार्टमेंट था, वो सेल वॉल ही तो था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो उन्होंने प्रोटोजोन्स यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को देखा था। प्रोटोजोन्स याद रखिएगा, जिसमें एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोन्स में। चलिए नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन, ये नाम भी आपने सुना होगा, फिगर पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला था कि सेल के अंदर में ब्रेन है, ब्रेन का नाम न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। सर कहां से देखा था, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पॉइंट को नोट कीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म को देखिएगा तो करिएगा। ऑर्किड ऑफ, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ प्लांट का नाम क्या था, ऑर्किड। ऑर्किड प्लांट के जो रूट थे, वहां से उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। डेट याद रखिएगा 1831, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बाद में काम आएगा। 1831 रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, आसान सी चीज है। ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। ठीक है, फिर से तुम लोग देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बच्चा सेल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेल है। सेल के अंदर में ब्रेन है, जिसका नाम न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर बच्चा क्रोमोसोम है, इस तरह का दिखता है या इस तरह का दिखेगा आपको क्रोमोसोम, आप डिटेल में पढ़िएगा क्रोमोसोम। अभी इस क्रोमोसोम को तोड़िएगा तो बच्चा आपको डीएनए दिखेगा। तो एकदम क्रम वाइज याद रख लीजिए, डीएनए में कंफ्यूजन होना है। क्या मैंने बोला, आपका बॉडी पार्ट एक सेल से बना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर के बने। आप सेल के अंदर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखेगा, क्रोमोसोम।
अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर गूगल पे ढूंढिएगा, कहीं बच्चा ऐसा दिख जाएगा 2 डंडी वाला, और कहीं बच्चा ऐसा दिखेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों क्रोमोसोम है। क्यों एक डंडी का है, एक हैंड वाला है, क्यों 2 हैंड वाला है, ये बात की बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ना भी। इसके अंदर देखिएगा तो ये बच्चा आपका डीएनए, जो पिछले क्लास में आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसके बाद में 9th क्लास याद कीजिए, आपने पढ़ा था बच्चा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अच्छे से समझिएगा। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, इसमें 2 साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे जो प्लांट पे काम करते, जैसे मैं आपको बॉटनी पढ़ा तो मैं हो गया बेटा बॉटनिस्ट। साइंटिस्ट का नाम था बच्चा स्लीडन, ठीक है, स्लीडन नाम याद रखिएगा। स्पेलिंग याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये थे बेटा जर्मनी के, तो आप लिखिएगा जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने कई सारे प्लांट को देखा, छोटे प्लांट को, स्मॉल साइज को, लार्ज साइज को, मीडियम साइज को, कई सारे प्लांट को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्हें एक चीज बताया कि जो भी प्लांट होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने। कोई भी दुनिया का प्लांट है वो अल्टीमेटली सेल से बना है, कई सारे डिफरेंट सेल मिलने से प्लांट बनते हैं। तो एक और चीज बताई, जो सेल है विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो ग्रुप ऑफ सेल है वो मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। तो 2 बातें, जो भी प्लांट है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट, छोटा सा पार्ट कौन है, सेल है, और ये सेल मिलने से क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। उन्होंने 2 चीजें बताई। बॉटनिस्ट है, प्लांट पे काम करते हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। अब सेकंड आता है स्वान, ये बच्चा, ये 9th में इनका भी नाम सुना होगा, स्वान, ठीक है। ये बच्चा ब्रिटेन के, तो ब्रिटिश नाम दीजिएगा, ब्रिटिश। और ये एनिमल्स पे काम करते हैं, तो जूलॉजिस्ट कहिए इनको, जूलॉजिस्ट। जैसे आप आजकल जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जू का मतलब एनिमल्स, लॉजिस्ट मतलब स्टडी करने वाला। इन्होंने सिंपल बात देखी कि जो भी एनिमल्स है वो भी सेल से बने, कोई भी एनिमल हो वो सेल से बने। एक नई बातें बताई जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है अंदर में फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म ना, इस साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए एक थिन मेम्ब्रेन है, एक थिन मेम्ब्रेन है। उन्होंने बस बोला बच्चा थिन मेम्ब्रेन है, जिसे बाद में हम लोग जानते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। बस उन्होंने बोला कि जो सेल होते हैं बाहर में एक थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये एनिमल सेल के बारे में बताया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, ये जूलॉजिस्ट है, ये एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, लेकिन बच्चा उन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया, उन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया। और उन्होंने बोला कि प्लांट सेल में भी एक थिन लेयर का कवरिंग है जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज जानते हैं, उन्होंने बोला बस थिन मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट सेल में एक्स्ट्रा एक कवरिंग पाया जाएगा जिसका नाम सेल वॉल होगा। उन्होंने एक्स्ट्रा एक वर्ड यूज किया कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहेंगे, और एनिमल में ये सेल वॉल एब्सेंट है। तो अपने आप में एक थोड़ा सा बच्चे में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर क्वेश्चन आ गया किसने पहली बार बताया कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल होता है, तो बच्चा दिमाग क्या लगाएगा, अरे बॉटनिस्ट का काम है, ये तो बॉटनी का पार्ट है, प्लांट का पार्ट है, तो आंसर स्लीडन कर देगा। लेकिन आपको याद रखना है स्वान जूलॉजिस्ट है, लेकिन उन्होंने कंपेयर किया प्लांट सेल से, और उन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, सेल वॉल होता है, और ये सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सेम बात है बच्चा, जैसे उन्होंने बोला जो भी प्लांट है वो सेल से बने, इन्होंने बोला जो भी एनिमल्स है वो सेल से बने, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ सेल, यहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज करता है, हम सेल एंड देयर प्रोडक्ट से बने। सर प्रोडक्ट मतलब हम तो सेल से बने, प्रोडक्ट क्या है? देखो बच्चा, ये बाल है, ये कोई सेल नहीं है, ये बाल है बच्चा, ये कोई सेल नहीं, केराटिन प्रोटीन। आपका ब्लड है बच्चा, ब्लड में आरबीसी सेल है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सेल वाले पार्ट है। लेकिन जो फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा है जिसके अंदर वाटर रहते हैं मैक्सिमम पार्ट, उसके अंदर में हार्मोन होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं ना, तो वो पार्ट सेल ने बनाया ना, सेल के प्रोडक्ट्स है।
तो आपके अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सेल ने बनाया है, हम उसी पार्ट से तो बने। ये सेल नहीं है, सेल के प्रोडक्ट से। ब्लड का पार्ट, जो फ्लूइड पार्ट है, वो सेल नहीं है, वो सेल के प्रोडक्ट से, सेल ने उन्हें बनाया है। इसलिए हम सेल एंड देयर प्रोडक्ट से बने। सिंपल, बाल सेल थोड़ी ना है, ये सेल का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए एक जगह बच्चा गड़बड़ हो गया। स्लीडन साहब और स्वान साहब दोनों मिल गए, उन्होंने मिलकर के बातें की। बोले देखो कहानी तो सेम है। स्लीडन बोलते हैं प्लांट सेल से बना है, स्वान बोलते हैं एनिमल सेल से बने। दोनों मिलकर के एक वर्ड दिया बच्चा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कि जो भी प्लांट होगा, एनिमल होगा, वो सेल से बना होगा, स्ट्रक्चरल यूनिट है। लेकिन एक जगह गड़बड़ हो गई। इनसे पूछा गया, ध्यान से सुनना, स्वान ने सेल थ्योरी में ये देखिए प्लांट, ये प्लांट है, प्लांट सेल से बना है। देखिए यहाँ सेल होगा, नया लीफ बना सेल से बना होगा, उसके अंदर क्या होगा, सेल होगा। तो लोगों ने पूछा आखिर नया सेल कैसे बनता है? प्लांट है, नया लीफ बना, नए सेल बने, तो न्यू सेल कैसे एराइज हुआ ये बताइए ना। न्यू सेल एराइज कैसे होगा? जब पूछा गया स्लीडन एंड स्वान से, उन्होंने बोला नहीं मालूम, उन्होंने बोला नहीं मालूम, मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरे अंदर नए सेल बन रहे हैं। तो नया सेल कैसे बनता है? आपने बोला मेरे बॉडी बना हुआ सेल से, ठीक है अच्छी बात है, हम सेल से बने, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नया सेल कैसे बनता है? यहां पर बच्चा सेल थ्योरी गलत हो गया। सेल थ्योरी का ये ड्रॉबैक है, गलतियां है। सेल थ्योरी का ड्रॉबैक आएगा तो यही लिखिएगा बच्चा, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि आखिर नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये सेल थ्योरी गड़बड़ होगी। बाद में इस थ्योरी को ठीक किया एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था बच्चा रुडोल्फ विर्चो, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया, मैं बताता हूं नया सेल कैसे बनेगा। आप तो अच्छे से जानते हैं ना, एक पुराना अमीबा का सेल है, अमीबा का सेल है, वो बच्चा बाइंड्री फ्यूजन में जाएगा, वो बच्चा बाइंड्री फ्यूजन में जाएगा और उससे डिवाइड होकर के 2 अमीबा बन गए। आपने तो पढ़ा है कि जो नया सेल है, ये जो नया सेल है कैसे बना? पुराने सेल के डिवीजन से बना। जो नया सेल है वो कैसे बना? पुराने सेल के डिवीजन से बनता है ना। तो यही बातें बताई रुडोल्फ विर्चो ने। हमें आज तो मालूम है, उस टाइम नहीं मालूम था किसी को। तो रुडोल्फ विर्चो ने बोला बहुत आसान है, देखो ये एक सेल है, पुराना सेल है, ओल्ड है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा और ये देखिए 2 न्यू सेल बन गए, 2 न्यू सेल बन गए। तो जो नया सेल कहां से बने? न्यू सेल कहां से बना? ओल्ड सेल से, पुराने सेल के डिवीजन से बना। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल है, जो पुराना सेल है, उसके डिवीजन से बनेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा। ठीक है, ये चीज को अच्छे से याद रखिए, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी के लिए एक नया वर्ड यूज किया गया, एक नया वर्ड यूज किया गया, ध्यान से सुनिएगा, जिसे एनसीईआरटी में पढ़िएगा बच्चा, लिखा रहेगा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। सर ये क्या है? ये हमने भी एनसीईआरटी पढ़ा था सर, आपने बोला था कि 2 पेज पढ़ना है, चैप्टर 8 का 2 पेज पढ़ना है, हमने पढ़ा था सर। सर ये मतलब क्या सर, समझ में नहीं है? ओमनी सेलुला ई सेलुला एनसीईआरटी में गिवन है, बस वो एक अदर लैंग्वेज है, वो कुछ लैटिन लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज का मतलब यही है कि जो नया सेल बनेगा वो पुराने सेल के डिवीजन से बनेगा। हाँ, इसी चीजों को देखिए, तो कुछ नया चीज नहीं है, बस नाम दे दिए। जिससे आपने असमीज लैंग्वेज में कुछ लिखा, यूरोप वाला बोलेगा अरे क्या हाई फाई वर्ड यूज कर दिया। उसका मतलब यही था कि पुराना सेल डिवाइड करेगा, उससे नए सेल बनेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए तो जो भी हमने सिखाया सीखते हैं, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। क्वेश्चन आएगा सेल थ्योरी किसने दिया? बच्चा दोनों नाम लीजिएगा, दोनों ने कंबाइंड दिया था, स्लीडन ने भी और स्वान ने भी, दोनों ने मिल करके दिया था, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में ऑप्शन आ जाए तो बेटा स्वान को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। लेकिन हमें मालूम है दोनों ने मिल करके दिया है, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? स्वान का। चलिए
ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में पूछ, दोनों में बेटर कौन था, सेल्जोरी मेनली किसने दिया, तो शॉन। चलिए, बट इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। उन्होंने ये नहीं बताया नया सेल कैसे बनेगा। तो ये बातें फंस गई, ये बेटा गलतियां हैं, ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब गलती है। तो बताइए ध्यान से, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट का नाम, फिगर एनसीईआरटी में नहीं बना है, देख लीजिए। ओमनी सेलुला इसेलुला, ओमनी सेलुला इसेलुला, इसी का नाम बच्चा इंग्लिश में है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसी के डिवीजन से बनेगा। देखिए फिगर आपको तो आता है, ये पुराना सेल है, बाइंड्री फिजन में जा रहा है। मान लीजिए बच्चा अमीबा है, बीच में देखिए थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अंदर में धस गया, अंदर में बच्चा धस गया, न्यूक्लियस डबल हो गए, एक न्यूक्लियस था दो न्यूक्लियस हो गए। अब देखिए धीरे धीरे अंदर की तरफ धसते जा रहा है, एक टाइम आया दो अलग अलग सेल बन गए, अलग अलग सेल बन गए, तो हो गया ना, जो पुराने सेल थे उसके डिवीजन से नया सेल बना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा बच्चा बैठा हुआ है, वो बोलेगा सर आप बोलते हो कि जब भी नया सेल बनेगा पुराने सेल से बनेगा, ये देखिए ये सर ये प्लांट बना, नया नया सर नया लीफ बना, नए सेल आए पुराने के टूटने से। तो सर फर्स्ट सेल कैसे बना होगा ये बताओ ना, फर्स्ट सेल कैसे बना होगा? अरे ये सेल तो पुराने सेल के टूटने से बना, वो सेल उसके पुराने से, उसके पुराने से। तो बातें हो गई ना, पहले मुर्गी आया या अंडा आया, आप बोलते हो कि सेल के डिवीजन से नया सेल बनता है, तो फर्स्ट सेल कहां से आ गया? हाँ ये कोई बच्चा जरूर पूछ सकता है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ना, ये दिमाग में चलना चाहिए, सोचना चाहिए था। तो फर्स्ट सेल बच्चा बन गया अपने आप, किसी ने बनाया नहीं। अर्थ लाखों करोड़ों साल पहले बना, उस टाइम का इन्वायरमेंट ऐसा था कि सेल अपने आप बन गया, इसे कहते हैं बच्चा डी नोवो। आज से आप एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा डी नोवो। सर ये डी नोवो मतलब क्या होता है? अपने आप, स्वतः, खुद से अपने आप बनना, केवल सेल का नहीं बनना, कोई भी चीज अपने आप होगी, अपने आप बनना, इसे कहते हैं बेटा डी नोवो सिंथेसिस। तो सेल जो है अपने आप बनेगा। सर कैसे? याद रखिएगा, जब आज से करोड़ों साल पहले जब प्रिमिटिव टाइम था, पुराना टाइम था, प्रिमिटिव टाइम था, उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, मैंने माइनस में लिख दिया, ऑक्सीजन नहीं था, -O2। वो इन्वायरमेंट था बच्चा रिड्यूसिंग, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीडाइजिंग होता, ऑक्सीडाइजिंग होता, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। हाँ, और पहली बार वहां पर बच्चा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये आपस में कंबाइंड हो गए। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए, ये सब आपस में कंबाइंड हो गए, और इसी कॉम्बिनेशन से फर्स्ट सेल ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट सेल अपने आप ओरिजिनेट हो जाता है। सर आपको कैसे मालूम? आपने देखा था क्या? साइंटिस्ट ने बच्चा वैसा ही इन्वायरमेंट लैब में क्रिएट किया, साइंटिस्ट ने सेम इन्वायरमेंट लैब में क्रिएट किया, वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया, वैसा टेम्परेचर क्रिएट किया, सारा चीज सेम क्रिएट किया, देखा बच्चा सेल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इसी सेल के अब डिवीजन से नए सेल बनना स्टार्ट हो गया। तो सर आज नहीं बन सकता क्या? क्वेश्चन में नहीं बन सकता क्या? नहीं, आज का इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, +O2 है। आज बेटा ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। तो आज अपने आप नहीं बन सकता, आज अपने आप नहीं बन सकता। तो इसका ये वर्ड याद रखिएगा कि जो पहला सेल है, आपको क्लास 12 के सिखाया जाएगा बच्चा चैप्टर में, इवोल्यूशन चैप्टर में, कि नया सेल, फर्स्ट सेल कैसे बना था। हाँ, ये सब साइंटिस्ट को बच्चा नोबेल प्राइज दिया गया, उन्होंने खुद से अपने लैब में ऐसा कंडीशन क्रिएट किया और पहला सेल बनाने की कोशिश की। तो मेरे से यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। डी नोवो मतलब अपने आप, स्वतः, खुद से हो जाना, ऐसा प्रोसेस जो खुद से हो जाए, डी नोवो। चलिए, तो मेरे से यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, अब हम लोग एक आपका टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट हो भी गए। चलिए सभी लोग बच्चे लोग आंसर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बताइए, फर्स्ट सेल को किसने देखा था? फर्स्ट डेड सेल को किसने देखा था? आंसर कीजिए।
आंसर कीजिए। फर्स्ट सेल को किसने देखा था? सभी का आंसर, सभी लोग आंसर कीजिए, बहुत ही आसान से। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए, कब, डेट बताइए। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को देखा था, ठीक है, बताइए। ठीक है, 1665। कहां से देखा था? कहां से देखा था? कहां से देखा था? ऐसे डटी पॉन्ड वाटर से देख लिया। कॉर्क और बार, कहीं बच्चा कॉर्क है ज्यादा बेटर है, कॉर्क है ज्यादा बेटर है, ठीक है, कॉर्क और बार, कॉर्क ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखा था, क्या आप उस बुक का नाम बता सकते हैं? उन्होंने एक बुक लिखा था, जो सेल को देखा माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने उसके लिए एक बुक लिखा, उस बुक का नाम बताइए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइक्रोग्राफिया। करेक्ट, माइक्रोग्राफिया। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो फर्स्ट क्लास है, सीखना है। कॉन्सेप्ट जानो, साइंस में कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में। चलिए ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बताइए, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, टेंशन नहीं, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, टेंशन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, कुछ भी लिखो चलेगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक कब देखा था? डेट बताइए, कब देखा था? कब देखा था? डेट याद है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार सेल को कब देखा था? ठीक है, उन्होंने उसके लिए स्पेशल नाम दिया, जो प्रोटोजोन्स को देखा, ठीक है, या उन्होंने आरबीसी के सेल को देखा, उन्होंने, ठीक है, बैक्टीरिया को देखा, एनिमल क्यूले, एनिमल क्यूले। चलिए ठीक है, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को किसने देखा? चलिए आंसर कीजिए, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को किसने देखा? साइंटिस्ट का नाम बताइए। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? आंसर रॉबर्ट ब्राउन। आंसर रॉबर्ट ब्राउन। कब देखा? डेट बताइए, कब देखा? डेट बताइए। ये मारूंगा 1831 है भाई, 1931 तो अब 2031 मत लिख देना जोश में, 2031 ये 10 साल आगे का कहानी हो जाएगा, ठीक है। 1831 कहां से देखा था? कहां से देखा था? एनसीईआरटी में नहीं, मैंने बताया था, मैंने बताया था। हाँ, रशीदुल इस्लाम का आंसर आया है कि रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ अपूर्वा कुमार, ठीक है, करेक्ट है, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, ठीक है, करेक्ट है। चलिए ये बताइए, सेल थ्योरी किसने दिया? स्पेलिंग मिस्टेक माफ है, स्पेलिंग मिस्टेक मैं कभी स्पेलिंग के लिए नहीं बोलूंगा, मैं भी बहुत बार स्पेलिंग गलत ही लिखता हूं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट जानना है। सेल थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन एंड स्वान, ठीक है। चलिए ये बताइए, इसमें बॉटनिस्ट कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट कौन है? स्लीडन। स्लीडन ने दो बातें कही, जो भी प्लांट है वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हैं, और सेल के ग्रुप को टिश्यू कहेंगे। चलिए बताइए सेकेंड चीज, ठीक है, सेल थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? सेल थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? चलो देखो, याद है या भूल गए? सेल थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? कोई लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, असमीज भी पढ़ लो, कि नया सेल कैसे बनेगा, हाउ न्यू सेल इज फॉर्म्ड, हाउ न्यू सेल अराइज, नया सेल कैसे बनेगा, ठीक है। अब बताइए, इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? आंसर रुडोल्फ विर्चू। आंसर इज द रुडोल्फ विर्चू, ठीक है। उन्होंने बताया सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल के टूटने से नया सेल का फॉर्मेशन होगा। और अब बच्चा, ठीक है, अब बच्चा ये तुम्हारा होमवर्क है कि उन्होंने कब दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने सेल लीनिएज थ्योरी कब दिया था, ये तुम्हारा होमवर्क है। 1855 या ढूंढिएगा जाकर कब दिया था, ध्यान से सुनो। तो अब हो गया सेल थ्योरी, ध्यान से सुनो, सेल थ्योरी, स्लीडन एंड श्वान की कहानी, प्लस प्लस सेल लीनिएज थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी यानी कि किसकी कहानी? रुडोल्फ विर्चो की कहानी, दोनों को जोड़ दीजिए, कलेक्टिवली दे आर नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न सेल थ्योरी, क्योंकि सेल थ्योरी में हमने करेक्शन कर दिया, उसके अंदर में नई चीजें जोड़ दी, सेल लीनिएज थ्योरी जोड़ दी और बन गया मॉडर्न सेल थ्योरी। आज हम लोग पढ़ने वाले मॉडर्न सेल थ्योरी के,
जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, कि हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट कौन है, सेल है। हम फंक्शन नहीं करते, सेल फंक्शन करता है। हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल है। चलिए यही चीजें हैं, बहुत ही आसान सा है, आगे मूव करते हैं। चलिए देख लीजिए सेल थ्योरी क्या कहते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट याद रखिए, बाल सेल नहीं है, प्रोडक्ट से। और जो भी सेल है वो कहां से राइज होगा, पुराने सेल से। चलिए ठीक है। अब हम लोग बच्चा जब भी सेल पढ़ेंगे, जैसे आप क्लासेस खुलेगा प्रैक्टिकल के लिए जाइएगा, तो आपको प्लांट सेल पढ़ना है। कौन सा प्लांट सेल पढ़ ले, कोई भी प्लांट उठाए उसको पढ़ ले क्या, नहीं। हमें जब भी प्लांट सेल पढ़ना है तो पूरे इंडिया में, अच्छा पूरा वर्ल्ड में एक कॉमन प्लांट सेल को पढ़ेंगे, तभी तो सबका स्ट्रक्चर सेम दिखेगा, सभी के साइज सेम दिखेगा, सभी को एक तरह का सेल दिखेगा। तो तुम अलग सेल पढ़ लिया, मैंने अलग देखा, अमेरिका वाले ने अलग देखा, बोले ये तो अलग दिख रहा है। इसलिए कॉमन सेल पढ़ते हैं बच्चा, किसका, ओनियन सेल को। याद रखिएगा, जब भी हम प्लांट सेल को पढ़ना होगा माइक्रोस्कोप में, हम प्रेफर किसे कहेंगे, ओनियन, प्याज के सेल। ये सब पूरे वर्ल्ड में इसी को पढ़ेंगे, कॉमन सेल होती है। इसी तरह से हमें अगर एनिमल सेल को स्टडी करना है तो चिक सेल, ना यहां से सेल निकालिए, आराम से देखिए, ये कॉमन सेल हो गए। याद रखिएगा, जब भी पढ़ना होगा तो हम इसी को पढ़ने ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात की बातें हैं, आपको मालूम है प्लांट सेल एनिमल सेल में कई सारे डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, हम आगे में बातें करेंगे इस पे टेंशन नहीं है। आपको तो आता है सेल वॉल कहाँ होगा, प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होगा, ये तो आपको आता है, ये सब चीजें आती है। ठीक है, हम लोग आगे में करेंगे। चलिए ठीक है, ये भी पार्ट करेंगे हम लोग डिटेल से, थोड़ी देर बाद हम लोग सीखेंगे। अभी भी हमारा ये काम नहीं कि सेल के अंदर में क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहले बताया, ब्रेन ऑफ द सेल कौन है, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे टीवी है, उसका कंट्रोलर कौन है, हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, रिमोट कंट्रोल जो है वो बच्चा आपका न्यूक्लियस है, बताया था। और न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस को बड़ा करके देखते हैं, देखिए न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखा था ना, बोला था ना इसके अंदर क्रोमोसोम दिखेगा, बोला था ना, ऐसा फिगर बनाया था, याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है, 2 डंडी वाला बनाया था ना, वो क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है बच्चा, डीएनए। याद करो अच्छे से, तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हारा सेल ले लिया, चिक सेल, उनके अंदर से न्यूक्लियस निकाल लिया, न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम के अंदर 2 चीजें, एक तो बच्चा डीएनए है और प्रोटीन है। ये कैसे जुड़ते हैं अभी बातें करें, अभी बच्चे बातें करेंगे। और डीएनए के पार्ट को बच्चा जीन बताया था, भूल गए, याद है, डीएनए के एक छोटे से यूनिट को जीन कहेंगे। यही जीन बच्चा आपके हाइट को कंट्रोल कर रहा है, आपकी स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला ये कौन पार्ट है, ये जीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल 2 तरह के, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बनावट के बेसिस पे 2 तरह के, दोनों की बनावट को पढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास में, और सभी ने पढ़ा है, ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जो बोलेगा सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, प्रो का मतलब होगा बच्चा प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होगा प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो होगा, पुराना तरह का होगा, क्यों होगा बातें करेंगे। यू मतलब होता है बेटा ट्रू, याद रख लीजिए, आज से पूरे बायो में जहां भी यू वर्ड आए, जहां भी बच्चा जूलॉजी में, बॉटनी में, कहीं भी यू वर्ड आएगा, यू का मतलब ट्रू होगा। जहां भी बच्चा हाइपो वर्ड आएगा, हाइपो का मतलब वर्ड होगा बेटा बिलो, नीचे। ये सब वर्ड बहुत कॉमन हो जाएंगे बायो में। जहां पास आ जाएगा ईपी, ईपी का मतलब हो जाएगा एवर्ब, एवर्ब। ये सब वर्ड आने वाले बायो में, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो यूकैरियोट्स एडवांस न्यूक्लियस। तो सर प्रोकैरियोट्स में कौन आएगा, यूकैरियोट्स में कौन आएगा, बच्चों वाली कहानी, बैक्टीरिया वाले ग्रुप, मेनली बच्चा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वाले जो भी ग्रुप होंगे वो प्रोकैरियोट्स में आएंगे। दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया आपने सुना होगा नाम, वो सारी बैक्टीरिया वाली फैमिली जो है उसका एक नाम है बच्चा, मोनेरा किंगडम। याद आ रहा है आपको 9th में, मोनेरा किंगडम, जिसके अंदर में बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया होगा। इसके चेले चपाटे भी हैं, इसके चेले चपाटे भी, ब्लू ग्रीन एल्गी ना, साइनोबैक्टीरिया आपने शायद नाम सुना होगा, कई सारे इसमें आएंगे, तो अभी टेंशन नहीं लेना है। यूकैरियोट्स में हम आएंगे, प्लांट किंगडम आएगा,
एनिमल किंगडम आएंगे, फंजाई आएगा, जितने तरह के फंगस होते हैं ईस्ट इसी में आएगा, और इसमें आएंगे बच्चा प्रोटिस्टा किंगडम। सर ये नाम तो सुना था लेकिन याद नहीं है कुछ प्रोटिस्टा किंगडम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल के बने होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जिसको प्रोटोजोअन्स कह देते हैं, जिसको आप बच्चा प्रोटोजोअन्स कह देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम लोग प्रोटिस्टा याद रख ले, या नहीं याद हो रहा है प्रोटोजोअन्स अभी याद कर लीजिए। तो जितने भी दुनिया में प्लांट होंगे, एनिमल होगा, फंगस होंगे ना, पढ़ा था ना पेनिसिलियम, कुछ ऐसा नाम सुना होगा आपने, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी यूकैरियोटिक होंगे। तो चलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्योंकि अभी क्लास एंड होगा, उसके बाद में हम लोग डिटेल में जाएंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के। यहां तक तो आसान है यार, यहां तक आसान है, यहां तक कोई इशू नहीं है। अभी तो तुम्हें बच्चों वाले 9th की कहानी चल रही है, अभी 11th आएगा, अभी 11th स्टार्ट होगा, अभी तो 9th था, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहां तक आप कर लीजिएगा। अरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये अभी सभी कुछ आएगा, अभी सब कुछ आएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अरे अभी तुम्हें कॉपी में कुछ नहीं उतारना है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो मैंने पढ़ाया ना, एक एक लाइन लिख रहा हूं ना, ये सारा मिल जाएगा। तो तुम्हें आरएनए कैसे बनता है, अयान चलो ठीक है ये बताऊंगा, अच्छा है। तुम्हें बच्चा तुम्हारा नोट्स एनसीईआरटी, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारा नोट्स बच्चा एनसीईआरटी है। जो एक्स्ट्रा चीज मैं बताता हूं ना, इस पीडीएफ में देखिएगा, ये पढ़िएगा, जो एक्स्ट्रा चीज होगा ना बस एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा, एक एक लाइनर, एक एक लाइनर नोट करिएगा। अब वो बेटा गया तुम्हारी 9th वाली कहानी, लिख रहे हो, अरे बच्चा जो टाइम मिलेगा हम डॉक्टर अली के क्वेश्चंस बनाएंगे, जो भी हमें पढ़ने के बाद टाइम मिलेगा ना, डॉक्टर अली के क्वेश्चंस करेंगे, पियर्सन के क्वेश्चन करेंगे। अरे हमारे पास में एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन है, हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस बनाना है, थ्योरी पे, थ्योरी पढ़ा ना, एनसीईआरटी ही तो नोट्स है, एनसीईआरटी ही तो थ्योरी है, और हमें प्रैक्टिस करना है मेन। आज आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, आज से आपकी स्टार्ट हो गई, आज से आपका बच्चा स्टार्ट हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब किसी बच्चे ने पूछा सर आरएनए कैसे बनता है, पिछले क्लास में बताया था बच्चे, ये सेल देख लीजिए, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर बेटा डीएनए, डायरेक्टली मैं डीएनए बना देता हूं, क्रोमोसोम की जगह डीएनए बना दिया। डीएनए से बच्चा बनते आरएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। अब ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा और राइबोसोम को ढूंढेगा। ए राइबोसोम बताया था ना पिछले क्लास में कहानी, राइबोसोम से जाके आरएनए जुड़ जाएगा और आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा और उसके हेल्प से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अरे यही प्रोटीन तो सारा काम हमारा कर रहा है, बॉडी का हर काम प्रोटीन की जिम्मेदारी है। यही प्रोटीन एंजाइम बन जाएगा, यही प्रोटीन हार्मोन बन जाएगा, इसी से पूरा बॉडी का ढांचा बन रहा है। बताया ना, बाल है ये भी प्रोटीन है, अंदर में हीमोग्लोबिन है ये भी प्रोटीन है, मायोग्लोबिन है ये भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी है ये भी प्रोटीन है, हार्मोन है ये भी प्रोटीन है, एंजाइम्स ये भी प्रोटीन है। पूरा बॉडी प्रोटीन से भरा पड़ा है, और प्रोटीन रियल में बनाने का गाइड कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। चलिए तो ये क्लास अभी एंड होगा।